आज के टाइम में कोई भी ट्रेडर अगर प्रॉफिटेबल है या कोई भी बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल है तो उसके पास उसका एक एज होता है जो और बाकी उसके कॉम्पिटिटर के पास नहीं होता है। उसी के दम पे वो पैसा बना पाता है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप अपने लिए एज क्रिएट कर सकते हो मार्केट में। मार्केट एज क्या होता है जो आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनाता है। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है। ये एक साइकोलॉजी प्लस हल्का फुल्का टेक्निकल का पार्ट होगा और वीडियो थोड़ी 15-20 मिनट की हो सकती है। तो प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। मार्केट एज पता करने के लिए हमें 4 चीज़ों को समझना पड़ेगा और मोटा मोटी पूरा ट्रेडिंग इन्हीं 4 चीज़ों में आ जाता है। तो ये 4 चीज़ें हैं, जैसे एक अग्रेसिव स्टॉक होता है, एक डिफेंसिव स्टॉक होता है, एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है, एक चॉपी ट्रेंड होता है। तो आप एग्रेसिव स्टॉक आप उससे बोल सकते हो जो मान लो कि ऐसे चलता है, फिर थोड़ा यहाँ होल्ड करता है, फिर ऐसे चलता है, फिर यहाँ होल्ड करता है, फिर ऐसे चलता है, यहाँ होल्ड करता है, यानी कि वो हायर हाई कंटिन्यूअस बनाया जाता है। तो इसे हम अग्रेसिव स्टॉक में लेते हैं। डिफेंसिव स्टॉक में वो होते हैं जो अब बड़ी कंपनियां हो गई हैं, जैसे रिलायंस, TCS, ठीक है, इस तरह की जो बड़ी बड़ी भारी कंपनियां हो गई हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छा होता है, यानी कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इसमें आप डेली ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक अच्छे होते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए ये वाले स्टॉक अच्छे होते हैं। अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्या होता है कि इसमें आप ऐसे समझो कि जो ऐसे चलता है, फिर ऐसे नहीं आता है, यानी कि ऐसे जाता है, थोड़ा बहुत ऐसे आता है, फिर ऐसे निकल जाता है। यानी कि ये जो डिप होता है, ये जो डिप वाला पार्ट होता है, ये ज़्यादा गहरा नहीं होता है। ये अगर ज़्यादा गहरा है तो आप उसे इस वाली कैटेगरी में डाल सकते हो, जिसमें सिर्फ ऐसे ऊपर ही जा रहा है, ज़्यादा डिप उसमें नहीं है। तो उसे हम एक कंटिन्यूअस ट्रेंड बोल सकते हैं या ट्रेंड कंटिन्यूएशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा देखोगे तो पूरा आपका स्टॉक मार्केट का जो ट्रेडिंग है वो इन्हीं 4 चीज़ों में हमने देख लिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस में एज अ ट्रेडर हमें ट्रेड करना चाहिए, जहां हम अपना एज का पहला पार्ट कवर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है पहला पार्ट कि हमें कभी भी डिफेंसिव स्टॉक में और उसमें अगर कंटिन्यूअस ट्रेंड हो तभी भी हमें उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ उसके ट्रेड के प्रॉफिट को आने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसीलिए यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना ठीक है, पर ट्रेड करना उतना अच्छा नहीं होता है। दूसरा कि अगर चॉपी ट्रेंड हो और डिफेंसिव स्टॉक हो तभी भी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइडवेज में ट्रेड करने से कहीं भी नहीं मतलब पैसा कहीं भी नहीं बनता, चाहे वो एक अग्रेसिव स्टॉक हो या डिफेंसिव स्टॉक हो। वही सेम सिनेरियो यहाँ की, अगर चॉपी ट्रेंड है और अग्रेसिव स्टॉक है तभी भी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी आपका पैसा नहीं बनेगा। तो हमने सबसे पहले ये 3 चीज़ों को हटा दिया। तो अगर मार्केट में टोटल अगर 100 शेयर हैं तो हमने ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि 80 to 85% शेयर हमने हटा दिए। हमारे पास वो वही 15 शेयर बचे जिनके बढ़ने के मार्केट में चांसेस ज़्यादा हैं और हम उन्हीं में सिर्फ ट्रेड करने वाले हैं। और वो शेयर आपके सिंपली एग्रेसिव स्टॉक होंगे और जिनमें आपका कंटिन्यूअस ट्रेंड होगा, ठीक है, जो जिसमें हमें गुड टू ट्रेड है, यानी कि हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग के लिए ही अच्छे होते हैं, ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे होते हैं। और ये जो दोनों हैं ये किसी चीज़ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। साइडवेज स्टॉक कहीं भी किसी को भी पैसा बना के नहीं देता है, इसमें सिर्फ पैसा फंसता है और टेंशन आता है। तो हमने पहले स्टेप में अपना 85% स्टॉक को ही हटा दिया, जिसमें हमें ट्रेड ही नहीं करना, तो हमें उन्हें देखना भी नहीं है। हम सिर्फ वही 15% स्टॉक पे ध्यान देंगे, जिसमें अगर हमारा सेटअप बनता है, हमारा सब कुछ अगर एक लाइन में आता है, तब हम लोग इसमें ट्रेड करके अपना पैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये स्टॉक कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इनमें आप कैसे ट्रेड कर सकते हो और हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना है कि ट्रेडिंग एज हम अपना बना पाएँ। यहीं से हमारा अब मार्केट में एज निकलना शुरू होगा, आपको पता चलना शुरू होगा कि क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए, उसके पीछे क्या रीज़न होता है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि डिफेंसिव स्टॉक हो और उसमें कंटिन्यूअस ट्रेंड हो, ठीक है, इसके बारे में। तो इसके लिए आप आ जाओ रिलायंस पे। रिलायंस इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो अगर आप रिलायंस में देखोगे कि यहाँ से ये ऊपर गया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा पुल बैक लिया, फिर अब कहीं जाके ये अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है। इससे पहले अगर कोई देखेगा तो ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन था, यानी कि हायर हाई बनाया जा रहा था स्टॉक, और साथ में ये एक डिफेंसिव स्टॉक है क्योंकि ये एक बड़ा स्टॉक है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से देखोगे तो ये हमारे इसमें क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम गया और तभी भी हमें ज़्यादा रिटर्न नहीं बना। जो हमारा पहला एग्जाम्पल है उसके हिसाब से हमने देख लिया, इसीलिए इसमें क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए। आई होप आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग दूसरा स्टॉक देख लेते हैं जिसमें आपका चॉपी ट्रेंड हो, डिफेंसिव स्टॉक हो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मुझे मिला वो था TCS। अब मैंने ये जो बेस्ट एग्जांपल है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। जरूर नहीं कि ऐसा सभी डिफेंसिव स्टॉक के साथ होता है, पर मेजॉरिटी का हाल यही है, इसीलिए मैं आपको जो
सबसे अच्छा एग्जांपल है वो दिखा रहा हूँ कि आप एक सेट कर सको कि अच्छा हाँ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो अगर आप इसे देखते हो तो ये पहले थोड़ा गैप डाउन, फिर थोड़ा गैप अप, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर। कभी देख के लगता है कि ऊपर नीचे करेगा, कभी देख के लगता है कि यहाँ एक साइडवेज मार्केट है, फिर कभी थोड़ा ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा इस तरह से साइडवेज। तो ऐसे स्टॉक को चॉपी स्टॉक कहते हैं, ठीक है, जो साइडवेज में फंसा रहता है। तो TCS अभी साइडवेज में है और ये एक डिफेंसिव स्टॉक है, यानी क्योंकि ये एक बड़ा स्टॉक है तो इसीलिए इसमें भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी खुद नहीं पता इस स्टॉक को क्या करना है। ये कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है, तो ऐसे टाइम में अगर कोई इसमें ट्रेड करेगा तो सिर्फ वो अपने लॉसेस ही करेगा, प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए आपको डिफेंसिव स्टॉक हो और चॉपी ट्रेंड हो तभी भी उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका चॉपी ट्रेंड हो और एग्रेसिव स्टॉक हो। इसके एग्जांपल के लिए आप NLC इंडिया को देख सकते हो, ठीक है। ये भी अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर एक बॉक्स साइडवेज में है, यानी कि कभी थोड़े दिन ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो इसमें आप ट्रेड करके ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते। तो इसीलिए अगर कोई भी चॉपी ट्रेंड हो और एग्रेसिव स्टॉक हो तभी भी उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ साइडवेज में है तो वहाँ किसी के भी पैसे आज तक नहीं बने हैं। तो अब हमें किस पे ध्यान देना है? हमें ध्यान देना है कुछ इस तरह के स्टॉक्स में। 1 मिनट के लिए हम इसे हटा देते हैं। हमें ध्यान देना है कुछ इस तरह के स्टॉक्स में जिनमें एक प्रॉपर अप ट्रेंड रहता है, यानी कि क्या बढ़ा, थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर बढ़ा, थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर बढ़ा, फिर ये एक थोड़ा कुछ न्यूज आया था उसके हिसाब से एक पूरा अच्छा खासा पुल बैक लिया, पर अगले ही दिन अगर आप देखोगे तो एक ठीक ठाक सा कैंडल बन गया और फिर मार्केट यहाँ से रैली पकड़ लिया। और फिर क्या हुआ कि यहाँ से थोड़ा गिरा है, फिर थोड़ा साइडवेज हुए, साइडवेज के बाद फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ तक है एक अच्छा खासा इसमें कोई भी स्विंग ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वाले स्टॉक हैं जो थोड़ा समय के साथ मार्केट में अगर कोई न्यूज आता है तो उसका इम्पैक्ट इन पर भी होता है, पर उसे तुरंत रिकवर कर लिया जाता है। तो एज अ ट्रेडर आपको भी ऐसे ही स्टॉक चाहिए होते हैं जो थोड़े बढ़ें, फिर मतलब थोड़ा नीचे आएँ, फिर ऊपर वो निकल जाए, ठीक है। तो हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया कि क्यों ऐसे वाले स्टॉक ट्रेड करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जब आप ऐसे स्टॉक में ट्रेड करते हो तो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को कि इसमें ज़्यादा मोमेंटम होता है। तो आप उसे कैसे कंट्रोल करो कि आपके लॉसेस कम रहें और आपके प्रॉफिट बड़े बड़े हों। और यहीं से हमारा जो एज है उसे हम लोग थोड़ा बढ़ा के अब दूसरे पॉइंट पर ले जाने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने सिर्फ 15% स्टॉक में हम लोग काम कर रहे थे। अब यहाँ से हम लोग उसे कोशिश करेंगे कि उसमें 5% और कम कर दें, हम टॉप 10 में चले जाएं, यानी कि सिर्फ हम टॉप के 10% स्टॉक में काम करें जिनमें हाई लिक्विडिटी हो, हाई मोमेंटम हो और जिसमें हमारा सेटअप बने। तो अब हम लोग एक अगले स्टेप में बढ़ने वाले हैं। ये हमारा मार्केट में एज बढ़ाने के लिए दूसरा तरीका होने वाला है। जो डिसीजन मैक्सिमम लोग सबसे ज़्यादा लास्ट में लेते हैं हम उसे सबसे पहले ही ले लेंगे, और ये भी एक अच्छा तरीका होता है अपने एज को मार्केट में बढ़ाने का, यूनिक निकलने का। तो देखो यार, तरीका बहुत ही सिंपल है। लोग सबसे पहले एंट्री के लिए 4 चीज़ें देखते हैं कि अच्छा ठीक है, एक अप ट्रेंड का स्टॉक हो, एक साइडवेज हो, साइडवेज के बाद जब ब्रेकआउट करेगा तब लूँगा, प्रॉपर ब्रेकआउट लेवल के बाद लूँगा। ऐसे वो 3-4 चीज़ें देखते हैं, 1-2 इंडिकेटर का कंफर्मेशन देखते हैं, उसके रिलेटेड यूट्यूब पे एनालिसिस वीडियो देखते हैं, तब जाके वो किसी स्टॉक में एक पोजीशन बनाते हैं। तो एंट्री करने के लिए वो इतना सब कुछ देखते हैं, पर स्टॉप लॉस के लिए सिंपली कि एक उसके प्रीवियस कैंडल के नीचे लगा दूंगा, ये बात तो पूरी दुनिया को पता है। इसमें आप कुछ नहीं नया कर रहे हो। जब एंट्री लेने के लिए इतना सब क्राइटेरिया कर रहे हो, पर आप अपने स्टॉप लॉस के लिए सबसे लास्ट में डिसीजन लेते हो। सबसे पहले लोग ये देखते हैं कि एंट्री कहाँ लूँ और टारगेट क्या होगा। उसके बाद आता है कि अच्छा ठीक है यार, स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाए, ठीक है। लोग स्टॉप लॉस के साथ कंजूसी करते हैं, पर टारगेट उन्हें बड़ा चाहिए होता है। हम जस्ट इसका उल्टा करने वाले हैं कि हम लोग सबसे पहले डिसीजन एंट्री का नहीं, स्टॉप लॉस का होगा। कि हम कोई भी अगर एग्रेसिव स्टॉक देख रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि एक बड़ा प्लेयर कहाँ बैठा है, उसके साथ हम लोग कैसे बैठ सकते हैं, ठीक है। बैठ सकते हैं इसका मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस उसके भी थोड़ा नीचे रहेगा। जहाँ एक बड़े प्लेयर ने मोमेंटम दिखाया है मार्केट में, हमारा स्टॉप लॉस उसके नीचे रहेगा कि लोगों को, मतलब जो मैक्सिमम लोग होते हैं उनका सिंपली ये होता है कि अगर वो एंट्री, लेट सपोज वो यहाँ एंट्री कर रहे हैं तो वो ये जो प्रीवियस कैंडल है इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं
और ऐसे कंडीशन में वो इस तरह से 15-15 पॉइंट 13-13 पॉइंट करके वो बार बार पैसे अपने दे देते हैं, पर वो एक बार बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। और मार्केट में आप किसी के भी वीडियो उठा कर देखोगे, कोई ये नहीं कहता कि आप बड़े स्टॉप लॉस लगाओ। सब कहते हैं कि 5 पॉइंट 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगाओ, अगर वो हिट हो जाता है फिर अगले ट्रेड पे चले जाओ। तो इससे दिक्कत क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो इससे आपका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जब आप बार बार ट्रेड लेते हो तो 10 में से 3-4 बार सक्सेसफुल होगा। आप 5-5 पॉइंट 10-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दो और 2-3 ऐसे ट्रेड मिलेंगे जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और वहाँ से आपका एक सक्सेसफुल ट्रेड मिल जाएगा। जिसमें दिक्कत ये है कि उसमें आपका ट्रांजैक्शन बार बार होगा, आप ज़्यादा ट्रेड करोगे, ज़्यादा चार्जेस भरोगे, और अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो आपके टीपी चार्जेस भी उसमें एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो इस तरह से आपके चार्जेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। अगर आपके पास एक कोई बहुत बड़ा कैपिटल नहीं हो तो आपका चार्जेस का पार्ट आपके प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा कम करता है। ठीक है, ये पहला दिक्कत है जिसमें छोटे स्टॉप लॉस रखने का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगता है। जो ज़्यादातर लोग, क्योंकि वो उतना डीप में नहीं सोचते नहीं हैं या अपने चार्जेज और टैक्सेस को कैलकुलेट नहीं करते, जिसके बारे में उन्हें उतना आइडिया नहीं होता। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जिसे मैं फॉलो कर रहा हूँ और जिसके मुझे अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं कि यार लेट सपोज कि मैं इस ब्रेकआउट पे अगर बाय करता हूँ और ये एक मैं देख पा रहा हूँ प्रीवियस में सबसे बड़ा कैंडल बना है, या ये एक कैंडल बना है, ये एक कैंडल बना है, जो बड़े बड़े कैंडल हैं, तो हमें यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक मिनट, हमें यहाँ से यहाँ तक देख के ये पता चल रहा है कि बड़े लोग यहाँ हैं। ठीक है, बड़े लोगों ने इसमें पैसे लगाए हैं, ये ग्रीन बड़े वाले हम लोगों को वॉल्यूम देख के पता चल रहा है। तो अब मेरा कहना यह है कि जब मान लो कोई बड़ा प्लेयर है जिसने यहाँ पैसे लगाया, ठीक है, आप अगर यहाँ देखोगे टॉप पे देखना आपको दिखेगा कि ये जो एक कैंडल है ये 6% की कैंडल है, ये जो एक कैंडल है ये 10% का कैंडल है, यानी कि गिरावट हुआ पर एक ही कैंडल जो बना वो 13.5% का बना, और फिर यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया और फिर मार्केट एक अप ट्रेंड में आ गया, जहाँ वो डाउन ट्रेंड में जा रहा था, जहाँ वो अपने मतलब हाल फिलहाल के लेवल तोड़ के जब वो नीचे इस तरह से गिर रहा था, तो किसी ने इस स्टॉक के पे भरोसा दिखाया या उसको अंदर की बातें जो कुछ भी हो उसे पता था, उसने इतना ज़्यादा पैसा लगाया कि एक 13% का कैंडल बना, साथ में ट्रेंड भी चेंज हो गया। अब स्टॉक ये जो यहाँ से ये लो लगाने वाला था, जो इस तरह से एम पैटर्न बना के गिरने वाला था, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया और ये ऊपर निकल गया। तो यानी किसी ने यहाँ बहुत बड़ा पैसा लगाया है, तो हम क्या करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे का होगा। यानी कि अगर किसी ने यहाँ बड़ा पैसा लगाया है तो वो नहीं चाहेगा कि उसका लॉस हो, क्योंकि जब वो कंट्रोल कर सकता है तो वो क्यों चाहेगा कि मेरा लॉस हो। जब आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो तो आप उसमें अपना खुद का नुकसान नहीं होने दोगे। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेरे को जो मार्केट में डिफ्रेंशिएट करता है, जो मुझे मार्केट में यूनिक बनाता है, वो यही चीज़ है कि मेरा स्टॉप लॉस जो हाल फिलहाल में जो किसी ने एक बड़ा पैसा लगाया है मार्केट में, हम लोग उससे भी थोड़ा 5 पॉइंट 10 पॉइंट नीचे ही अपना स्टॉप लॉस रखेंगे कि भैया हमारा ठीक है, हम 22% का स्टॉप लॉस लेंगे, पर उसके हिट होने के चांसेस नियरली इम्पॉसिबल हो जाते हैं, क्योंकि जब तक ये निकलेगा नहीं ना तब तक ये यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। मैं आपको उसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब जैसे आप यहाँ देखो, ये एक आप देखोगे तो 10% की कैंडल है, सबसे बड़ा वॉल्यूम हुआ था, ये आपका 10 जनवरी का कैंडल है। ठीक है, इसके बाद देखो मार्केट ने एक बार इतना नीचे आया, फिर यहाँ से ये भी एक 5.5% की कैंडल है, पर ये भी आया, फिर रिकवरी आ गया, फिर यहाँ से मौका मिला, फिर रिकवरी। मतलब कि इसके नीचे यहाँ अगर कोई स्टॉप लॉस लगाता है तो वो सबसे ज़्यादा सेफ़ प्लेस है, क्योंकि अगर किसी ने इतना बड़ा पैसा बनाया है और अगर आप एंट्री लेट सपोज़ यहाँ ब्रेकआउट पे करते हो और आप स्टॉप लॉस इसके नीचे का लगाते हो तो ये हिट होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसकी सुरक्षा कौन कर रहा है? जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जो ज़्यादा ताकतवर है, वो खुद इस चार्ट को, इस स्टॉक को इतना नीचे आने ही नहीं देगा कि जिसमें उसका भी लॉस हो, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। तो जब हमारा मतलब कुछ हज़ारों या लाखों का नुकसान होता है तो हमें इतना मतलब उसके लिए हम सोचने लग जाते हैं। तो अगर कोई, एक मिनट रुको, ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि
जब किसी ने इतना बड़ा लाखों करोड़ों रुपए लगा के इतना बड़ा कैंडल बनाया है तो वो चाहेगा नहीं कि मेरा लॉस हो। तो ये सिंपल सा फिलोसफी है जो मैं मानता हूँ कि मतलब ऐसा नहीं होगा, इसके वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो मैं अपना स्टॉप लॉस 22% का रखूँगा और मैं अपना टारगेट यहाँ से 1:2 का रखूँगा, ठीक है, यानी कि 45% मेरा टारगेट होगा। अब 45% सुनने में देखने में बहुत बड़ा लग सकता है कि यार 45% का टारगेट अचीव करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। बट ये देखो, मेरा कहना ये है कि जब हम एक एग्रेसिव स्टॉक में हैं जो देखोगे कि 95 डेज़ में 68% का रिटर्न दे चुका है, और उसके बाद अगर आप यहाँ से देखते हो टॉप से लेके बॉटम तक तो ये 17% 38 दिनों में गिर चुका है, यानी कि 17% डाउन है अपने टॉप से, और ये 38 दिन से अभी मतलब स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। अगर आप इसे प्रीवियस भी देखोगे तो ये जो इसने डाउन लगाया था ये 8 दिन में 21% गिरा था और उसके बाद रिकवरी हो गया था, ठीक है। मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे ये एक चैनल पैटर्न यहाँ भी बना था, मतलब कुछ कैंडल नीचे आ रहे थे, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर इतना बड़ा रैली मिल गया। ये कोई छोटी मोटी रैली नहीं है, अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक तो ये आपका 15 दिनों में 26% का रैली है। और अभी हाल फिलहाल में भी कुछ आपको उसी तरह का है साइडवेज पर थोड़ा बड़ा आपको एक चैनल पैटर्न दिख रहा है। तो जब भी ये ब्रेकआउट करेगा एक अच्छा हमें रैली देखने को ज़रूर मिलेगा, ये उम्मीद है। अगर ऐसा नहीं होता है हम स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, पर हमारा जो स्टॉक मतलब ऑलमोस्ट 60-65% बढ़ सकता है 90-95 दिनों में, मान लो 100 दिनों में, और वो जब ब्रेकआउट करेगा दोबारा तो क्या वो 40-45% का रिटर्न हमें आने वाले 3-4 महीने में नहीं दे सकता? मेरा कहना ये है। तो ऐसे समझो आप लोग कि जो बच्चा क्लास का टॉपर है, जिसने क्लास में टॉप किया है, नंबर 1 आया है, वो दोबारा एग्ज़ाम में फिर कभी एग्ज़ाम होता है तो उसमें शायद वो टॉप ना करे, पर ऐसा नहीं होगा कि वो बच्चा फेल हो जाएगा या सबसे कम नंबर लाएगा। वो शायद टॉप 10 में आ जाए, टॉप 5 में आ जाए, पर वो फेल नहीं होगा, या वो ऐसा नहीं होगा कि इस क्लास में सबसे ज़्यादा कम नंबर उसके आएंगे। तो उसी तरह से हम ऐसे जो टॉप के स्टॉक हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, जो थोड़ा करेक्ट होते हैं, उसके बाद हम उनमें ट्रेड अपना प्लान करने की मतलब देखते हैं कि अगर हमारा कोई सेटअप बनता है तो हम इसमें अपना ट्रेड प्लान करेंगे। इसमें हमारे पैसे बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो पहले ही प्रूव कर चुका है कि हाँ भाई मैं 100 दिनों में 60% बढ़ा हूँ, 65%। तो फिर मैं आने वाले 3-4 महीनों में, यानी कि आने वाले 100-120 दिनों में मैं 40-45% दे सकता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ। अगर नहीं देगा तो हम बीच में निकल जाएंगे। अगर कहीं बीच में मान लो 10-20% देने के बाद साइडवेज हो जाए तो मैं बीच में निकल जाऊंगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ मेरा लेवल ये इसने ब्रेक कर दिया या मैं अब नहीं रुक सकता तो मैं निकल जाऊंगा। पर मैं ये भी संतुष्ट हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस इसमें हिट होने के चांसेस कम है, क्योंकि जिसने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है वही मेरे को प्रोटेक्शन दे रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस ना हिट हो। साथ में हम जिसने पहले से प्रूफ किया है हम उसी के साथ अपना ट्रेड प्लान कर रहे हैं कि यार देखो इसने पहले से ही परफॉर्म किया है, तो दोबारा उसमें उतना हमें डरने की बात नहीं है कि इसमें हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। ये बात भी हमने पहले से देख रखा है कि हाँ इसने पहले से परफॉर्म किया है तो ये आगे भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने एक चीज़ अपना देख लिया कि हमने ऐसा स्टॉक देख लिया जो परफॉर्म करता है, हाईली परफॉर्म हो, यानी कि हमारे ये जो क्राइटेरिया है इसमें फिट आ रहा है कि एग्रेसिव स्टॉक हो और ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो, ठीक है, जिसमें ट्रेंड हमेशा बरकरार रहता है। हमने ये भी देख लिया कि हमारा स्टॉप लॉस के लिए सबसे अच्छा पॉइंट क्या हो सकता है। तो कोई भी मेजॉरिटी आज के टाइम पे लोग इतना मेहनत नहीं करते एक एंट्री प्लान करने के लिए, अपने एक स्टॉक में पैसा लगाने के लिए। वो दूसरों के टिप्स एंड कॉल पे ही ये सारी चीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया जिसका हम लोग यूज करेंगे अपने एज को बढ़ाने के लिए। इतना मेहनत कोई भी नहीं करता मेजॉरिटी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे तीसरे पॉइंट पे, जहाँ हम लोग और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें समझेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल चीज़ों को कैसे एक साथ कंबाइन करके हम अपने एज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसमें कहने का मतलब ये है कि वही वाला स्टॉक, सेम स्टॉक पे मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि अच्छे समझ में आ जाए। अब यहाँ से किसी ने बड़ा पैसा लगा के इसका टर्न ऑफ किया है, यानी कि यहाँ से फिर से रैली शुरू हुआ है। तो अब हम लोग यहीं से, क्योंकि ये एक स्विंग है, तो स्विंग से लो से लेके हाई तक अगर आप इस तरह से फिबोनाची ड्रॉ करते हो
तो आपको दिखता है कि जो उसका 50 और 61% का ये जो लेवल होता है उस पर आपका ये स्टॉक आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ये हमारा एक फेवर में आता है, यानी कि ये हमारा एक प्लस पॉइंट है। साथ में आप इसका थोड़ा हिस्ट्री उठा कर देखोगे कि इसका वॉल्यूम और प्राइस का कैसा कॉम्बिनेशन रहता है। तो अगर आप यहाँ सिंपली देखोगे कि जब इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है, बड़ा कैंडल बनता है, तो वॉल्यूम भी बड़ा बनता है। जब इस तरह से आपको वो मतलब एक रेड बड़ा कैंडल देखने को मिलता है, तो इसमें वॉल्यूम ही नहीं है। आप वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम डाउन है। जब भी देखो एक रेड कैंडल बनता है तो उसमें वॉल्यूम नहीं होता। इसका मतलब क्या कि जो सेलर हैं वो रिटेल जनता है, यानी कि हमारे और आपकी तरह वाले लोग हैं जो सेल कर रहे हैं, जो वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जो पैनिक में सेल करके निकल सकते हैं पर वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर सकते। तो ये भी एक स्ट्रेंथ का ही साइन होता है। अगर कोई चीज़ गिर रहा है पर उसमें वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम कब होता है? जब बड़ी क्वांटिटी तेज़ी से सेल किया जाए तब वॉल्यूम होता है। इसका मतलब कि सेल ऑफ भी आ रहा है, वॉल्यूम नहीं है, ये भी एक अच्छा साइन है। इसका मतलब कि ये ऑलमोस्ट जो स्टॉक है जो पुलिस है, यानी कि इतना गिरने के बावजूद भी ये आपको अब जाके थोड़ा सा यहाँ नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा आपको वॉल्यूम देखने को मिलता है, पर अगले एक दिन वो सारा दुख दर्द निकल जाता है, क्योंकि उससे भी बड़ा एक हमें ग्रीन बार देखने को मिल जाता है। यानी कि वॉल्यूम के हिसाब से यह स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, आपके प्राइस एक्शन के हिसाब से फिबोनाची लेवल पे आ रहा है, ठीक है। हमने दो चीज़ों का इसमें मैच करके देख लिया। तीसरी चीज़ आप ये देख सकते हो कि क्या ये स्टॉक एक ट्रेंड लाइन या जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से क्या फिट बैठ रहा है। तो आप देखते हो कि एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट कर रहा है, एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ। क्या यह स्टॉक ऑल टाइम हाई की तरह है, यानी हायर हाई के फॉर्म में है, या नीचे है? तो आपको देखने को मिलता है कि ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ है, यानी कि ये हायर हाई ही बना रहा है, नीचे तो ये आ ही नहीं रहा। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने इसमें अब तक तीन चीज़ें देख लिया कि एक हमने यहाँ से यहाँ तक हमने फिबोनाची ड्रॉ करके देख लिया, फिबोनाची पे है। दूसरा इसमें वॉल्यूम का अच्छा सपोर्ट है। तीसरा इसमें ये एक ट्रेंड लाइन पे है। तो जो मल्टीपल चीज़ें आप सीखते हो प्राइस एक्शन में, इसीलिए आपको दिखेगा कि प्राइस एक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अलग स्ट्रेटजी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप सीख सकते हो। और उसके बाद ये मेरी बुलिंजर बैंड वाली स्ट्रेटजी है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमारे एंट्री इस स्टॉक में डेली टाइम फ्रेम पे बना था 2022 में, ठीक है, 29 फरवरी को, 29 फरवरी को नहीं, 24 अप्रैल को बना था। इसमें हमारा स्ट्रेटजी 2022 में ही, और अब तक एग्जिट नहीं आया है। एक यहाँ वार्निंग आया था पर अब तक इसमें एग्जिट ही नहीं आया है। सोचो 2022 में अगर मैं ये स्टॉक सही टाइम पे ले लिया होता, होल्ड कर लिया होता, तो अब तक ये होल्डिंग में होता मेरा स्टॉक, ठीक है। पर हाल फिलहाल के हिसाब में, हाल फिलहाल के एग्जाम्पल में ये स्ट्रेटजी इसमें नहीं बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसे बंद कर देंगे। जो दूसरी स्ट्रेटजी है हम उसे लगा के देखते हैं कि उसके हिसाब से क्या है। तो ये 330 का स्ट्रेटजी है। इसका मतलब कि इसमें दो EMA होते हैं, एक 3 होता है, एक 30 होता है, ठीक है। तो एक आपको यहाँ 3 दिख रहा है, दूसरे वाले को हम लोग 30 कर लेते हैं, ठीक है। तो एक हमारा 3 हो गया, दूसरा हमारा 30 हो गया। अब हम ओके कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिंपली ये भी स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल सी है कि ये आपका लाल वाला जो दिख रहा है ये 3 EMA है, और ये जो ब्लू वाला दिख रहा है 30 EMA है। तो जब ये 3 EMA नीचे से ऐसे जाए और फिर ऐसे जब ये काटने के बाद जो भी ये प्रीवियस कैंडल है, अगर इसका ये ब्रेकआउट होता है, जो यहाँ इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, वॉल्यूम भी ठीक है, तो हम यहाँ एक अपना एंट्री प्लान करेंगे, और जब तक हमारा 1:2 या 1:3 नहीं आता हम इसमें ट्रेल करते रहेंगे। वही चीज़ सेम यहाँ नीचे गया, जब ये इसने रेड वाले ने ऊपर की तरह काटा। मैं 1 मिनट के लिए आपको यहाँ बंद कर देता हूँ, इसे हाइड करते हैं। आपको दिखेगा कि जब ये रेड वाला जो EMA है हमारा, ये जब ऊपर की तरह यहाँ काटता है, तब हमारा एक एंट्री सिग्नल जनरेट होता है कि इस स्टॉक में हमारा सेटअप बन गया है। अब अगर कोई और हमें कंफर्मेशन मिले तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो कंफर्मेशन पहला क्या है कि ये एक एग्रेसिव स्टॉक है। दूसरा कंफर्मेशन क्या है कि वॉल्यूम का सपोर्ट करता है। तो हम सिंपली वॉल्यूम का इंतज़ार करेंगे कि इस स्टॉक में वॉल्यूम अगर देखने को मिले तो हमें ट्रेड करना है, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए इसे चालू कर देते हैं। तो आपको देखने को मिलता है कि अगले ही दिन एक अच्छा खासा 5% का कैंडल बना, तो आप इसी में एंट्री कर लो, या जब थोड़ा बहुत पुल बैक ले
जैसे इस दिन लिया है तो आप इसमें एंट्री कर लो। और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, इस स्विंग के लिए नीचे, तो 13% का हमारा स्टॉप लॉस। तो नहीं तो ये जब इस तरह से फिर से नीचे आ जाए तब आप यहाँ एग्जिट कर लो, या अगर आप में पेशेंस है कि आप थोड़ा रुक सकते हो, होल्ड कर सकते हो, तो बस आप इस ट्रेड में बने रहो, आपको दिखेगा कि कुछ ही दिनों में 28% का रिटर्न इसमें मिल गया। तो नहीं तो आप पूरा तरह से सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो, यानी कि इसी का एंट्री इसी का एग्जिट लेंगे, या इस तरह से हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं, किसी और स्ट्रेटजी का हम लोग एग्जिट यूज करेंगे, किसी और स्ट्रेटजी का हम लोग टारगेट कैसे बुक करना है वो हम लोग यूज करेंगे। तो ऐसे आप मल्टीपल चीज़ों को जब आप ऐड करते हो तो जैसे बहुत पुरानी कहावत है, एक से भले दो, दो से भले तीन, यानी कि एक उंगली से ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, पर एक मुट्ठी रहेगा तो आप ज़्यादा काम कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये पुरानी बहुत ऐसी सारी कहावतें हैं। तो वही चीज़ है, एक से भले दो, आप जितनी चीज़ें उसमें ऐड कर पाओ। हमारा पहला ही क्या है कि ये स्टॉक मतलब स्टॉक मार्केट का वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है आज के टाइम के हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये आपका एग्रेसिव स्टॉक है, इसमें में मोमेंटम अप है, वॉल्यूम को सपोर्ट करता है, इसमें हमारा 2-3 स्ट्रेटजी अगर आप देखोगे तो अभी बन गया, जैसे ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, वॉल्यूम को सपोर्ट कर रहा है। अभी जब स्टॉक नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम भी डाउन है, जब स्टॉक बढ़ता है वॉल्यूम को सपोर्ट करता है। आपका फिबोनाची पे ट्रेड बना है, अभी बस अगले दिन मार्केट खुले आप धड़ल्ले से इसमें ट्रेड कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ भी है इस स्टॉक में। तो और उसके साथ क्या हो सकता है कि अभी अगर आप लोग देखोगे तो 1 मिनट के लिए मैं इसे फिर यहाँ से अगर बंद कर दूँ तो आपको दिखेगा कि जो हमारा रेड वाला ईएम है वो नीचे है। अगर ये ब्रेकआउट करता है मंडे को, या जब कभी भी ब्रेकआउट करता है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये हमारे जो 330 स्ट्रेटजी है इसके हिसाब से भी ये वैलिड हो जाएगा। तो जब हमारा एक ट्रेड में 3-4 स्ट्रेटजी बन रहा है, ठीक है, जब हमारा एक ट्रेड में 3-4 स्ट्रेटजी एक साथ बन रहा है, तो अब इससे ज़्यादा कंफर्मेशन क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा एज हमें और क्या मिल सकता है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको इतने ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेंगे, पर एक से भले दो। आपको बस ये ध्यान में रखना है, जितना ज़्यादा मिल सके, जितना आपको नॉलेज है, आप उसके हिसाब से इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो, अपने नॉलेज को कभी भी बंद मत करो, सीखना कभी भी बंद मत करो, नई नई चीज़ें सीखते जाओ, वो आपको हेल्प ही करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो यहाँ तक तो टेक्निकल पार्ट था। अब जो चौथा पार्ट होगा वो थोड़ा साइकोलॉजी से रिलेटेड पार्ट है, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी साइकोलॉजी को सुधार कर अपनी ट्रेडिंग एज को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। अगर आपको और भी ज़्यादा साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो चाहिए तो बस साइकोलॉजी कमेंट कर दो, आपको इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ में बातें बताऊंगा, कुछ पर्सनल एग्जाम्पल, कुछ जो सामाजिक बातें होती हैं उनका एग्जाम्पल लेंगे। जैसे अगर किसी का फ़ोन ख़राब हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है इन द सेंस कि उसमें थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत आ जाता है, सेटिंग में कुछ चेंज हो जाता है, तो जो घर के बड़े लोग होते हैं वो अक्सर मतलब होता है कि यार इसे ठीक कर दो, तो उन्हें अक्सर बच्चों को दिया जाता है कि इसे दे दो ये ठीक कर देगा, दिन भर फ़ोन में ही लगा रहता है, इसे दे दो ये ठीक करके दे देगा। तो कई बार जो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है, जैसे अगर एक हमारे दादाजी हैं जो इनका फ़ोन साइलेंट हो जाए तो उनको मतलब समझ नहीं आता इसे कैसे सही किया जाए, तो उनके लिए वो एक बड़ी दिक्कत है, जो मेरे लिए आम बात है। या जो ऑटो ब्राइटनेस होता है कि उनका मतलब ब्राइटनेस अपने से गड़बड़ जाता है और उनकी आंखें उतनी काम नहीं करता, मतलब उनकी आंखें उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती हैं, तो उनको इससे दिक्कत होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनके लिए बड़ी दिक्कत है, पर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। क्योंकि मैं एक लंबे समय से फ़ोन चलाता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने टाइम से फ़ोन चला रहा हूँ, मुझे मैक्सिमम बातें पता है, कैसे फ़ोन चला जाता है, कैसे क्या है। तो अब मेरे लिए वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है जो उस दादाजी के लिए है, ठीक है। ऐसे ही जैसे व्हाट्सएप में अधिकतर ही चेंजेस आते रहते हैं, पहले उसका स्टेटस ऊपर की तरह था, अब स्टेटस नीचे की तरह आ गया है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, कम्युनिटी और क्या क्या तो आ गया। तो इसमें एक मिनट लिया, तो क्या होता है कि मम्मी बोलती है यार कि तुम व्हाट्सएप के साथ छेड़छाड़ क्यों करते रहते हो। तो उनको ये समझाना है कि ये मैंने नहीं किया है, ये व्हाट्सएप कंपनी वालों ने किया है। उनको ये सारी बातें समझ नहीं आता क्योंकि उनको फ़ोन से रिलेटेड उतना आइडिया नहीं है, पर क्योंकि मैं चलाता हूँ तो मुझे पता है कि ये फ़ोन का अपडेट है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, इसमें ये एक नॉर्मल चीज़ है। तो उसी तरह से
कोई भी इंसान अगर मार्केट में ट्रेड कर रहा है और उसे अपना एज बनाना है तो उसे सिर्फ एक ही काम को रिपीटेडली करते हुए जाना है। यानी कि एक चीज़ को बार बार आप मार्केट में रिपीट करो, जितना ज़्यादा आप रिपीट कर सकते हो। कोई भी बिजनेस पैसा जो बनाता है वो एक ही कोई उनका सक्सेसफुल एक प्रोडक्ट बनता है। वो प्रोडक्ट मिलने के बाद सिर्फ उन्हें उस चीज़ को रिपीट करते हुए जाना है कि वो कितना ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उन्हीं पे उनका रिपीटेशन पे काम होता है। आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा रिपीट करते हो आपको उतना ही उस पर कॉन्फिडेंस आता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जो फ्लो स्टेट बोला जाता है कि यार ये बंदा इस काम को तो बहुत ही अच्छे से कर पाता है। जैसे आप अगर साइकिल चलाना नए नए सीखते हो तो उस समय कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हैं, तो आपको लगता है ये कितना कूल है, ये कैसे हाथ छोड़ के साइकिल चला पा रहा है, मैं पकड़ के भी गिर जा रहा हूँ। तो वो रिपीटेशन की बात होता है। जैसे आप कुछ टाइम बाद आप भी हाथ छोड़ के साइकिल चलाने लगते हो क्योंकि आपको आ गया होता है, आपने बहुत ज़्यादा अब 1-2 महीने रिपीट कर लिया होता है, सीख लिया होता है। तो उसी तरह से मार्केट में आप मार्केट में जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को रिपीट करोगे, सेम चीज़ों को, ऐसा नहीं कि आज ये स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो कल ये वाली स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो किसी और की, तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको सीखने को मिलेगा पर आपको उतना बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे एक बच्चा होता है जिसके पास कोई एक खिलौना होता है, तो अभी जब वो थोड़ा बहुत पुराना हो जाता है 1-2 हफ्ता, तो उसे वो फेंकता हुआ फिरता है नहीं, तो जब वो नया नया होता है तो उसे अपने पास रखता है, साथ में खेलता है, सोता है लेके उसे। और जब ये एक नया खिलौना अगर आ जाता है तो फिर उसे वो लेके सोता है, उसे अपने पास रखता है। तो आप उसी तरह से स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हो, एक स्ट्रेटजी को पूरा टाइम दे नहीं रहे हो और जो नई स्ट्रेटजी है आप उसके साथ बार बार बदल रहे हो। तो आपको ये काम नहीं करना, वो बच्चा नहीं बनना है जो एक ही जिसको उस खिलौने से लगाव नहीं है, उसके बस नए लुक नए दिखावे से लगाव है। यानी कि खिलौनों का काम एक ही होता है, बच्चों को फंसा के रखना। पर नए नए खिलौने बच्चों को अलग तरह से लगता है कि अच्छा ये ऐसा था, ये ऐसा है, इसीलिए वो अलग अलग खिलौनों का डिमांड करता है। और मैं कह रहा हूँ कि यार आपको वो बच्चा नहीं बनना, आपको सिर्फ वो देखना है कि अच्छा मैंने एक कंपनी खोल रखा है, एक मेरी फैक्ट्री है, मेरा ये एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में हो जाएगा अगर मैं इस पर काम करूँगा। तो अगर आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल गई है जो आपको जम रही है, आप उसे यूज़ करके कुछ पैसे बना पा रहे हो, तो सिर्फ आपको उसी एक स्ट्रेटजी पे टाइम देना है। उसमें इस स्ट्रेटजी में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं होंगी, पर इससे आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना है। क्योंकि देखो कोई भी परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट नहीं होने का रीज़न ये है कि हमने मान लिया है कि ये अगर ऐसा होगा तो परफेक्ट होगा, सामने वाला बोले कि अगर ऐसा होगा तो परफेक्ट होगा, यानी कि हमारी ये दिमाग की उपज है कि परफेक्ट ऐसा होता है। अगर ये कोई एक जनरल आइडिया या एक जनरल चीज़ होता, ठीक है, जैसे कोई रूल होता है, लॉ होता है, तो कोई भी ये नहीं बोलता कि ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट नहीं है। क्योंकि हमारी ये दिमाग की उपज है तो हम अपने हिसाब से परफेक्ट खोजते हैं जो हमें मिलेगा नहीं। इसीलिए आपको एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। आप अपने घर में देख लो, शायद 2 लोगों की आपस में उतनी ना बनती हो, या ठीक है दोस्तों में भाइयों में उतनी ना बनती हो, तभी वो साथ में एडजस्ट करके रहते हैं। या आपके पास अगर कोई सामान हो उतना अच्छी तरह से काम ना करता हो तो आप उसे फेंक नहीं देते हो, आप उसके साथ एडजस्ट करते हो, समझते हो कि अच्छा ये ऐसा काम करता है, आप उसे चलाते हो। या अगर किसी की पुरानी बाइक होती है जैसे, तो वो अपनी बाइक को अच्छे तरह से चला पाता है क्योंकि उसने उस बाइक को लंबे टाइम तक चलाया है, तो उसे पता है कि ये कैसे चलती है, इसका जो दुख दर्द है उसका क्या सोल्यूशन है। पर अगर आप वही बाइक किसी दे दोगे नए बंदे को जिसने वो बाइक नहीं चलाई हो, तो उसके लिए वो काफ़ी दिक्कत भरा होगा। वो कहेगा कि भाई क्या ही खटारा बाइक चलाते हो, पर आपके लिए वो शायद अच्छी हो सकती है क्योंकि आपको उसके सारे दुख दर्द पता है कि अच्छा इसमें क्या दिक्कत आता है, कहाँ से क्या ठीक होगा, कैसे इसे चलाना है। तो वही वाली चीज़ है, आप एक स्ट्रेटजी को जितना ज़्यादा टाइम दोगे, एक माइंडसेट को जितना ज़्यादा टाइम दोगे, एक तरीके को जितना ज़्यादा टाइम दोगे, वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा वैल्यूबल एसेट बनता जाएगा और वहाँ से जो एज निकल के आएगा वो भी एक अलग लेवल का आएगा।